हाँ स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत जो स्टार्टिंग की कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है अम्ल की, उसको हम बताते हैं, जिसको कि हम लोग 6-7 में पढ़ते हैं। उसके अनुसार अम्ल क्या होता है। अम्ल, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ जो खाने में खट्टे हों, उनको हम अम्ल मानते हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे प्रगति किया, उसके अनुसार जो है इसके जो अवधारणाएँ थी, तो सर्वप्रथम आर्हेनियस ने जो है, एक वैज्ञानिक आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार को ये परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन अर्थात H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन अर्थात H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। और क्षार के लिए उन्होंने ये बताया कि क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। तो अम्ल वह होगा जो जलीय विलयन में, उसको हम जल में घोलेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। और क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो जैसे अम्लों के कुछ उदाहरणों को हम बताते हैं। सर्वप्रथम अम्लों में जैसे देखिए कुछ एसिड के नाम, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, H2CO3 आदि। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है एसिड हैं। HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है या उसी को तेजाब भी कहते हैं। इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, जिसको सिरका कहा जाता है। और अगला है कार्बोनिक अम्ल। तो ये विभिन्न प्रकार के एसिड हैं। तो ये जो भी पदार्थ हैं, ये जब जल में घुलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जैसे ये Cl है, इसको जब जल में घोला जाएगा तो ये पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। इसी तरह H2SO4 है, तो ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। HNO3 है, तो ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में आयनित हो जाएगा। इसी प्रकार से CH3COOH है, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव करता है। ये सारे पदार्थ जो हैं, देखिए ये हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो ये जो हैं हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। और सभी पदार्थ जो हैं हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहे हैं। चाहे देखिए ये भी मुक्त कर रहा है, ये तो जो भी पदार्थ जलीय विलयनों में एक्वस के फॉर्म में हाइड्रोजन आयन मुक्त करें, तो वह सभी पदार्थ जो होते हैं उन्हीं को हम अम्ल कहते हैं। दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन आयन है, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। हाइड्रोजन आयन जो होता है, ये जो होता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है और ये जल के अणुओं से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। जैसे ये पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन आयन है, तो ये जल के अणु से H2O, इससे संयोग करके ये हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव का निर्माण कर लेता है। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इसको जो है हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो ये जो होता है हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। ये जल के अणुओं से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो भी पदार्थ हैं, देखिए ये हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहे हैं, इसलिए ये सभी पदार्थ इनको जो है हम लोग अम्ल कहेंगे। अब
इसी के साथ क्षार के लिए भी बताया गया। क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त होते हैं। क्षार जो होते हैं बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। जैसे है NaOH, AOH, NH4, OH, LiOH, CaOH होल ट्वाइस आदि। तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं ये सभी क्षार की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी पदार्थ जो होते हैं जलीय विलयनों में हाइड्रोक्सिल आयन करते हैं। ये है NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब इनको हम जल में डालते हैं तो ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। ऐसे है KOH है तो ये K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, NH4 OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये जो है Ca2 प्लस 2OH नेगेटिव। तो ये देखिए सभी पदार्थ जो हैं ये हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहे हैं। सभी जो हैं हाइड्रोक्सिल आयन, जिसका प्रतीक OH नेगेटिव होता है, सभी पदार्थ जो हैं OH नेगेटिव आयन मुक्त कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्षार कहते हैं। इसके बाद है तो इसके बाद क्या हुआ कि ये आर्हेनियस ने इसमें विशेष शब्द जो अपनी अवधारणा थी इसमें एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे उन्होंने बताया कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में। तो इन्होंने जलीय विलयन के लिए जो है ये बताया कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन लेते हैं वही अम्ल एवं क्षार के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर बाद में देखा गया विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन तो नहीं देते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्षारों से मिलती है। इसलिए बाद में ब्रांस्टेड और लॉरी नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन विनिमय अवधारणा प्रस्तुत की। ब्रांस्टेड और लॉरी ने जो है प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत क्या किया, प्रस्तुत किया, ब्रांस्टेड और लॉरी नामक वैज्ञानिक ने। तो ब्रांस्टेड और लॉरी नामक वैज्ञानिक ने जो है जो अपनी अवधारणा प्रस्तुत की वो प्रोटॉन के आधार पर प्रस्तुत की। तो जो है उन्होंने अम्ल के लिए क्या कहा, ब्रांस्टेड और लॉरी ने, उन्होंने बताया कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयनों में प्रोटॉन मुक्त करते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुल मिलाकर के क्या मुक्त करते हैं, प्रोटॉन मुक्त करते हैं। और क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। अर्थात अम्ल वह होगा, अम्ल जो होगा वो प्रोटॉन दाता होगा, वो प्रोटॉन डोनर होगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, जो ग्राही होगा, वो क्या होगा, वो क्षार होगा। ठीक है, जो प्रोटॉन देगा, जो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति क्षमता रखता है उसको अम्ल कहा जाएगा, दाता अम्ल होगा, और जो ग्राही होगा, ग्रहण करने वाला, वो क्या होगा, वो क्षार होगा। तो जो भी पदार्थ प्रोटॉन को त्याग करें उनको अम्ल कहा जाएगा, और जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करे उसको क्या कहा जाएगा, उनको क्षार कहा जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ जैसे ये Cl है, H2SO4 है, ये सभी पदार्थ जो हैं ये देखिए हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आपको बताएगा। तो सभी पदार्थ ये Cl है जैसे H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन कर रहा, अर्थात जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, तो ये जो है प्रोटॉन मुक्त कर रहा है,
तो प्रोटॉन मुक्त करने के कारण से ये पदार्थ क्या हो गया, अम्ल हो गया। ऐसे ही H2SO4 HNO3 CH3COH विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होंगे वो इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, मतलब जो है वो अम्ल होंगे। तो जो भी एग्जाम्पल हैं ये आर्मीनियस के अनुसार भी एसिड हैं और जो है ब्रांटेड और लोरी के अनुसार भी इनको अम्ल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटॉन को मुक्त करते हैं। क्षार के लिए क्या है, क्षार में इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ होते हैं, ब्रांटेड और लोरी ने बताया कि क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। तो जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करे वह क्या होगा, वो क्षार होगा। जैसे NH3 जो होता है ये प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो NH3 जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं, अमोनिया जो है ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो ये बना लेगा NH4 पॉजिटिव। अमोनियम आयन का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। इसी प्रकार से जो है CO3 नेगेटिव है, कार्बोनेट आयन है, ये भी प्रोटॉन ग्रहण करेगा। ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो ये H2CO3 का H2CO3 का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ऐसे सल्फेट आयन है SO4 नेगेटिव, ये भी जो होता है इसकी प्रवृत्ति जो होती है क्षारीय होती है। ये भी प्रोटॉन को ग्रहण करके ये बदल जाता है H2SO4। तो सभी पदार्थ ये जैसे NH3 हो गया, CO3 नेगेटिव हो गया, SO4 नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ये सभी पदार्थ जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं, वो क्षारों के अंतर्गत आते हैं। इसके क्षार के एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं हम, NH3 CO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव और OH नेगेटिव। ये सभी क्षार हैं, क्योंकि ये सभी पदार्थ जो होते हैं वो प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब जो है तो ये प्रोटॉन के आधार पर ब्रांटेड और लोरी ने बताया कि जो होते हैं अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं और क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके बाद है फिर बाद में क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के ऐसे भी पदार्थ हैं या पाए जाते हैं जो कि प्रोटॉन ना तो देते हैं ना तो ग्रहण करते हैं, फिर भी जो है उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लों एवं क्षारों के अकॉर्डिंग जो होती है वो मिलती है। तो यहाँ पर जो है एक वैज्ञानिक थे लुईस, तो लुईस ने जो है अम्ल एवं क्षार की अवधारणा को क्या किया, स्पष्ट किया। तो एक मिनट, सॉरी, अभी उसमें क्या था देखिए, अम्ल क्षार युग्म, अम्ल क्षार युग्म या युगल क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। ब्रांटेड और लोरी ने जो अपनी अवधारणा प्रस्तुत की उसमें जो है उन्होंने एक चीज का जो है वर्णन किया था, इसमें अम्ल क्षार युग्म जो होते हैं इनका जो होता है ये आपस में जो होते हैं एक दूसरे के मतलब परिवर्तन होता है इनका, मतलब एक पदार्थ जो होता है जैसे देखिए यहाँ से अम्ल 1 प्लस क्षारक 2 एरो अम्ल 2 प्लस क्षारक 1। मतलब ये है कि उन्होंने बताया कि इसमें जो है अम्ल जो होगा, अम्ल चूंकि प्रोटॉन देता है और क्षार जो होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो जो पदार्थ प्रोटॉन देगा और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा, तो जो पदार्थ प्रोटॉन देगा उस वो भी जो पदार्थ बनाएगा, जो बचेगा जो बनाएगा वो अम्ल या क्षार की भांति व्यवहार करेगा, और वैसे ही जो क्षारक है वो भी जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा उसके बाद भी जो बनेगा वो जो होगा
उसका जो गुण भी होगा वो अम्ल एवं क्षारों मतलब अम्ल या क्षार दोनों में से कोई हो सकता है। अब जैसे कोई हम एसिड यहाँ पर ले लें HCl, एग्जाम्पल के द्वारा समझें सब समझ में आ जाएगा। HCl है और क्षारक हमने मान लीजिए यहाँ पर उस प्रकार से जैसे यहाँ ले लिया गया NaH3, ठीक। तो यहाँ पर लिया गया HCl। अब HCl जो होगा वो प्रोटॉन त्याग करेगा, Cl निगेटिव में चेंज होगा। अब ये जो प्रोटॉन होगा वो ग्रहण कौन कर रहा है? NH3। तो NH3 जो होगा NH3 प्लस प्रोटॉन एरो क्या बना लेगा? एक एन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ कोई आवेश नहीं, एक धनावेश अमोनियम आयन बना लेगा। और ये जो त्याग करेगा वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, मतलब एरो ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मतलब अम्ल यहाँ प्रोटॉन त्याग करने के उपरांत जो यहाँ पर बचता है उसका जो गुण होता है वो क्षारकों से मिलता है, और जो क्षारक होता है जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसका जो गुण होता है वो अम्लों से मिलता है। मतलब जो नया प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, अम्ल जो त्याग किया रहेगा वो जो नया बनेगा, जो भी आयन बनेगा उसकी प्रवृत्ति क्षारकों से मिलती है, और ये जो प्रोटॉन ग्रहण करके जो बनाएगा उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो जो होता है वो अम्लों से मिलता है। तो देखिए HCl इस प्रकार से बना। अब देखिए अमोनियम आयन जो होता है वो अम्लों की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि अमोनियम आयन जो होगा ये प्रोटॉन क्या कर सकता है? मुक्त कर सकता है। तो देखिए ये NH3 बना लेगा और बना लेगा H पॉजिटिव, इसने प्रोटॉन क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। इसी तरह से तो इसका मतलब ये है प्रोटॉन मुक्त किया, अम्ल हो गया। Cl निगेटिव है देखिए, प्लस ये प्रोटॉन जो एक्सेप्ट कर ले H पॉजिटिव एरो Cl, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो हो जाएगा HCl हो जाएगा। तो ये Cl बन गया। तो वही चीज है इसमें जो है अम्ल क्षार युग्म में क्या है कि जो इनका जो होता है आपस में कॉम्बिनेशन होता है। अम्ल जो होता है जब वो आयनित हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, प्रोटॉन को मुक्त करेगा, जो आयन बचेगा उसका गुण जो होगा क्षारकों से मिलेगा, और जो क्षारक होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा जो उसका गुण होगा वो किससे मिलेगा? अम्लों से मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए H2O जो है ये अम्लों एवं क्षारों मतलब इनके अनुसार अम्ल क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है। ये वह प्रोटॉन यौगिक है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन को क्या कर सकता है? डोनेट भी कर सकता है। जैसे देखिए H2O प्लस H2O, तो H2O है, एक H2O हम मान लें तो ये जो होगा हाइड्रोजन आयन करेगा हाइड्रोक्सिल आयन। अब दूसरा H2O जो होगा ये देखिए इसको एक्सेप्ट कर ले तो क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव अर्थात हाइड्रोनियम आयन। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर प्रोटॉन मुक्त किया, बचा क्या यहाँ पर? H2O, और ये जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, क्या हो गया? H3O पॉजिटिव। अब फिर जब ये जो होगा ये प्रोटॉन को डोनेट कर लेगा तो जो है H2O बन जाएगा। तो यही है एक दूसरे में अम्ल क्षार युग्म है। तो इसके बाद जैसे कि हमने बताया कि विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे पदार्थ हुए जो ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं ना तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक लुईस ने जो है अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया। तो सर्वप्रथम उसमें हम जो है पढ़ते हैं लुईस एसिड एंड लुईस बेस, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। ठीक है, लुईस अम्ल क्या होते हैं? लुईस अम्ल जो होते हैं ऐसे पदार्थ जो एक जोड़ी अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने अर्थात ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, वही जो होते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की डोनेट करने की क्षमता रखते हैं उनको लुईस क्षार कहा जाता है। जो पदार्थ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसको लुईस अम्ल, और ऐसे पदार्थ जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं उनको क्या कहते हैं? लुईस क्षार कहते हैं।
तो लुईस अम्ल के कुछ उदाहरण जैसे हैं, पहले एक उदाहरण हम बता देते हैं NH3 और BCl3 का। ठीक, इसमें देखिए कौन लुईस अम्ल है, कौन लुईस क्षार है, पता कर ले पहले। तो NH3 देखिए है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं अष्टक नियमानुसार। इसमें देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 और कितना होगा 5, हाइड्रोजन का कर लें कितना हो जाएगा 1। नाइट्रोजन के बाहर कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया 3 4 5। हाइड्रोजन के बाहर कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 8 पूरा हो गया 2 और ये जो है सभी का लेकर के इसका स्तर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। BCl3 की बात करें, बोरान, ट्राइक्लोराइड, Cl क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता हम जानते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम रख देंगे क्लोरीन के 7, बोरान के 1, यहाँ से हो जाएगा 8, इसका 8, इसका 8, इसका पूरा करें तो देखिए टोटल 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब बोरान क्या कर सकता है, एक जोड़ी जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये ग्रहण कर सकता है। तो ये देखिए, और इसके बाद ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको क्या कर सकता है, दे सकता है। इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तो है तो इसको दे सकता है, तो इसलिए ये जो हुआ ये लुईस क्षार होगा। लुईस क्षार एक जोड़ी, कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं, और जो लुईस अम्ल होते हैं वो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल जाए तो यहाँ पर कितना हो जाए 2 2 4 2 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। तो अम्ल जो होते हैं वो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और जो क्षार होते हैं वे कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं। कुछ लुईस अम्लों के उदाहरण जैसे BCl3 है, BF3 है, AlCl3 है, GaCl3 है, ये सभी जो हैं AlCl3, BCl3, BF3, GaCl3, ये सभी जो हैं वो लुईस एसिड हैं। ये लुईस एसिड के एग्जाम्पल हैं। और लुईस बेस के जो एग्जाम्पल हैं, लुईस बेस के जो एग्जाम्पल हैं उनको बता देते हैं। लुईस बेस के एग्जाम्पल में जैसे है, पहला भी आपको जैसे बताया गया कि NH3 है, ROH का मतलब कोई भी जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति जो होती है लुईस क्षार की होती है। ऐसे RNH2 हैं, एमीन समूह के जो भी यौगिक हैं वो भी क्या होते हैं, लुईस बेस कैटेगरी का बताते हैं। और H2O जो होगा, जल भी जो होगा वो लुईस बेस की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है और वो उसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो NH3, ROH, RNH2, H2O ये लुईस बेस के अंतर्गत आते हैं, और AlCl3, BCl3, BF3, GaCl3 ये जो भी होते हैं ये लुईस अम्ल के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।